तो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 11 का लोकल गवर्नमेंट। लोकल आजादी के बाद भारत का प्रधानमंत्री किसको चुना गया था जनता के द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही साइंटिफिक व्यक्ति थे। साइंटिफिक का मतलब होता है बहुत ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो देश में विकास लाना चाहते थे, है ना। वो चाहते थे कि भारत पेरिस जैसा बन जाए। इसी के तहत एक प्रोग्राम चल रहा था भारत में, जिसमें यूएसए ने भी काफी मदद की थी। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? 2 अक्टूबर 1952 से ये प्रोग्राम चालू हो गया था। प्रोग्राम का नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। ग्रामीण गांव के क्षेत्र में किस तरह किया जाए, है ना। गांव में कौन मुखिया होगा, किस तरह गांव में विकास किया जाए, किस तरह गांव में कृषि के लिए खाद पहुंचाया जाए, सारी सेवाएं पहुंचाई जाए ताकि ग्रामीण विकास हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें फेल हो जा रही थी। अब देखना, मैं आपको किस तरह लिंक में ऐड करूंगा कि कैसे गांव में ग्राम प्रधानी आया। गांव में 3 टायर जो इलेक्शन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इससे हम जानेंगे। तो ये समय कौन सा चल रहा था? ये समय आपका चल रहा था 1952 का। उसके बाद कांग्रेस के ही एक नेता थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिफारिश पे उनके अध्यक्षता में, बलवंत राय जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। कमेटी का क्या नाम था? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन 1953 में हो गया था, लेकिन 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। 57 या 53, एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, है ना। इसने अपना रिपोर्ट दिया। उन्होंने, बलवंत राय मेहता ने कहा कि जो भारत का जो सिस्टम होगा, जो गांव में जो चुनाव प्रणाली होगी, वो 3 टायर की होगी। त्रिस्तरीय चुनाव भारत में होगा। तो वो त्रिस्तरीय चुनाव कैसा होगा? बलवंत राय मेहता ने कहा कि सबसे पहले होगा ग्राम पंचायत। सबसे पहले क्या होगा? ग्राम पंचायत। सबसे पहले क्या होगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किस लेवल में काम करेगी? गांव के लेवल में, गांव के विकास के लिए। उसके बाद एक होगा मंडल समिति, मंडल कमेटी, जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं या फिर ब्लॉक कमेटी कह लो। मैं मंडल लिख दे रहा हूं, आपको समझ जाइएगा, है ना। मंडल कमेटी कह लो या फिर ब्लॉक कमेटी कह लो। फिर उन्होंने कहा कि एक होगा आपका जनपद कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, है ना, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जिला परिषद, है ना। ये बलवंत राय मेहता का सुझाव था कि जो हम गांव के लेवल में जो हम चुनाव कराते हैं गांव के विकास के लिए, हम उसको 3 टायर में बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का विधानसभा का चुनाव होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों की, जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं, प्रत्यक्ष भागीदारी ज्यादा नहीं होती है। संसद में जनता में से कितने लोग जाते हैं? 150 करोड़ आज भारत की आबादी है, तो 543 लोग ही तो जा रहे हैं। हम तो अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजे हुए हैं, तो हम इनडायरेक्टली लोकसभा में नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि वहां पे बैठे हैं। तो क्या सदन की संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जा रही है? नहीं। गांधी जी का भी यही मानना था कि धीरे धीरे जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट सदन में होना चाहिए। गांधी जी इसके समर्थक थे। जो ग्राम पंचायत में जो प्रधानी का चुनाव होता है, गांधी जी इसके समर्थक थे।
पर अंबेडकर जी इसके समर्थक नहीं थे। अंबेडकर जी का समर्थन न करना भी वाजिब था। क्यों? क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसा था। उस समय बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। अंबेडकर जी का मानना था कि अभी हम लोग अंग्रेजों से आज़ादी मिली है, ये वाला सिस्टम आ जाएगा तो जो भी चुनाव होगा वो बड़े बड़े जमींदार जीतेंगे, ऊंची जाति के लोग जीतेंगे, फिर से हम इन ऊंची जातियों के गुलाम बन जाएंगे। और गांधी जी का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये सुझाव दिया कि हम 3 टायर में चुनाव करेंगे। इसको 3 टायर इलेक्शन, THREE आप लोग लिखिएगा, नंबर में मत लिखिएगा। 3 टायर में इस इलेक्शन को कराया जाए। 3 टायर इलेक्शन इसको कहा जाता है, त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली। और याद रहे, अभी देखो, अभी इस पे आऊंगा 3 टायर पे, अभी बलवंत राय मेहता को चलने दो। 1957 का टाइम ये चल रहा है। जनवरी 1953 या कुछ में था, और नवंबर 1953 या 57 में इन्होंने जो है अपने रिपोर्ट को एक बार चेक जरूर करिएगा कि 1953 है, आई थिंक 53 होगा शायद, या 57 है, एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो नवंबर तक इन्होंने कमेटी दे दिया कि 3 तरह का चुनाव हो, लेकिन उन्होंने कह क्या दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। अब धीरे धीरे समय चलता गया, 1964 का दौर आया, है ना। पहले तो 1962 का दौर आया, तो उसमें चाइना से युद्ध हो गया। 64 में नेहरू जी एक्सपायर हो गए बेचारे, नेहरू जी की मौत हो गई। उसके बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ताशकंद में उनकी भी मौत हो जाती है। इंदिरा गांधी आती हैं, फिर चुनाव का एक नजरिया ही बदल जाता है। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। इमरजेंसी आती है 75 में, 1975 में इमरजेंसी आ जाती है, इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती हैं। एक बड़े ही फेमस नेता थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बिहार के थे वो बेसिकली, और जनता पार्टी का समर्थन वो कर दिए थे। और 1977 में सरकार किसकी बन गई? 1977 में सरकार बन गई जनता पार्टी की। सरकार बन गई किसकी? जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब जनता पार्टी की सरकार में अशोक मेहता कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 1977 में। अशोक मेहता कमेटी ने भी बहुत कुछ खास नहीं किया। अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया? ग्राम पंचायत को खत्म कर दिया। कहा कि ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए। एक चीज बेटा आप लोग याद रखिएगा, अभी मैं 1977 में आ गया हूं। सबसे पहले त्रिस्तरीय चुनाव कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के कहां पर? नागौर में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में। 1959 में ये त्रिस्तरीय चुनाव, जैसे प्रधानी का चुनाव वगैरह शुरू हो गया था। पहली बार कहां हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में था। अच्छा, एक बात बता सकते हो, ये चुनाव कराने के लिए 2 अक्टूबर ही डेट क्यों चुना गया? 20 अक्टूबर है, बहुत लोग यहाँ ये बोल देंगे सर ये 20 आप लिखे हैं। कोई बता सकता है 2 अक्टूबर ही डेट क्यों लिखा गया? क्योंकि गांधी जी त्रिस्तरीय चुनाव के समर्थक थे, इसीलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस चीज को इस समय लागू कर दिया गया। लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही थी। देखो, जनता पार्टी की जो सरकार थी वो अपने आप को समाजवादी कहती थी कि हम समाजवादी हैं, और उस समय मैक्सिमम लोग गांधीवादी बन चुके थे। अब गांधीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, ये आप लोगों को क्लास 12 में समझ में आएगा। अब इस टॉपिक पे जाऊंगा तो पूरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इन्होंने कहा चलो, अब देखो कोई भी पार्टी आती है तो वो पार्टी अगली पार्टी कितना भी अच्छा काम करे उस पर जरूर उंगली उठाएगी। ऐसे ऐसे आप लोग जब पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को ये सारे नॉलेज आपको पता चल जाएगा, और लास्ट में राजनीति से नफरत कर बैठेंगे। अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया? ग्राम पंचायत को हटा दिया और केवल क्या रखा? मंडल और
डिस्ट्रिक्ट, और सबका अध्यक्ष किसको बना दिया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बना दिया। दिक्कतें आने लगी, ऐसे ही चलता रहा। फिर समय आया 1992 का। कौन सा समय आया? 1992। अशोक मेहता आप लोगों ने लिख लिया, समझ लिया? अब बेटा टाइम आ जाता है 1992 का। 1992 में किसकी बातों को माना गया? तो बलवंत राय मेहता की बातों को माना गया था। त्रिस्तरीय चुनाव, 3 टायर्स ऑफ इलेक्शन को माना गया था। इस चुनाव के लिए अब देखो, जब कभी भी आप संविधान को परिवर्तन करना चाहते हैं कुछ भी, तो आपको अमेंडमेंट लेकर आना पड़ता है, संशोधन लेकर आना पड़ता है। तो उस समय इन्होंने क्या किया? 73 अमेंडमेंट लेकर आए संविधान, 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट कब आया? 1992 में। इसको लागू कब किया गया? 1993 को लागू कर दिया गया। 1993 को लागू कर दिया गया। इस अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले इस अमेंडमेंट के तहत भारत के संविधान में पार्ट 9 को जोड़ा गया। कौन से पार्ट को? भाग 9 को। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक गया। ओ अनुच्छेद में भी इतना परिवर्तन किए गए, 243 से लेकर 243 ओ तक। इसको कैसे पढ़ते हैं? आर्टिकल 243 सब क्लॉज ओ, पार्ट 9 आर्टिकल 243 टू 243 सब क्लॉज ओ जोड़ा गया। अब इसमें देखो, अब यहीं पे पंचायती राज स्टार्ट हो जाता है। पंचायती जो राज व्यवस्था है आपकी, यहीं से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। कैसे स्टार्ट होगी? ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए। इस अमेंडमेंट के तहत कहा गया कि भारत में अब क्या होगा? अब भारत में 3 टायर इलेक्शन भारत में क्या कराएंगे? कराए जाएंगे। 3 टायर इलेक्शन कराए जाएंगे। इस 3 टायर इलेक्शन को कराएगा कौन? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इस चीज को, सॉरी, स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो इस चीज की जिम्मेदारी लेगा। राज्य विधानसभा, समझ में आ रहा है कि वहां पे चुनाव कैसे हो? राज्य विधानसभा इस चीज की तो जिम्मेदारी लेगा कि इस क्षेत्र में चुनाव किस तरह से कराया जाए। स्टेट इलेक्शन, सॉरी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें ये साफ साफ लिख दिया गया था कि हर एक गांव में या फिर हर एक जगह पे 3 स्तरीय चुनाव होगा। अब थोड़ा सा यहां पे आप लोग समझिएगा इसका इंपॉर्टेंस। देखो, समझना यह है कि चुनाव का क्या सिस्टम है, गांव में किस तरह प्रधान होते हैं, कैसे बीडीसी होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, है ना, ये सारी चीजें होती क्या है, करती क्या है, इनका चुनाव कैसे होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि 3 टायर इलेक्शन का महत्व क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ 3 टायर इलेक्शन। तो मैं आपको कुछ इस तरह से डायग्राम बना के समझाना चाहता हूं। सबसे पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत। कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। उसके बाद आपको मिलेगा मंडल कमेटी, या फिर आप कह लो ब्लॉक कमेटी, है ना। उसके बाद क्या होता है? जिला परिषद। उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जिला परिषद क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद। इसको इंग्लिश में भी आप इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिला परिषद, गलत नहीं होगा। और चाहिए आप तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बोलिएगा। ग्राम पंचायत में क्या होता है? जैसे देखो, अगर गांव, अब देखो सारा दिमाग आप इस पे फोकस करिए, ग्राम पंचायत पे। एक बात याद रखिएगा, 3 टायर इलेक्शन का मतलब तीनों का चुनाव एक साथ होगा।
आप वोट देने जाएंगे ना, इधर ग्राम पंचायत को वोट दे दीजिए, इधर इनको वोट दीजिए, मतलब 3 बार वोट आपको देना है, एक ही साल चुनाव हो जाता है। जब गांव बहुत बड़ा होता है, ये सारा 73rd अमेंडमेंट में पूरा ये रूल लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 होता है। जब गांव में चुनाव होता है तो उस चुनाव का, अगर मान लीजिए आपका गांव बहुत बड़ा है तो एक गांव का एक प्रधान होता है। गांव मान लो छोटे हैं, मीडियम साइज के, 2 गांव का एक प्रधान होगा। गांव मान लो बहुत ज्यादा छोटा है तो 3-3, 4-4 गांव या 5-5 गांव में केवल एक प्रधान होता है। गांव के साइज पे डिपेंड करता है कि वो गांव कितना बड़ा है। मान लीजिए किसी गांव में, मान लो किसी गांव में जो है ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है ना। अब ग्राम पंचायत का होता क्या है कि इसमें सबसे पहली बात कि गांव का प्रधान होता है, चेयरपर्सन। गांव का एक चेयरपर्सन होगा और प्लस उसके वार्ड मेंबर होंगे, प्लस उसके कौन होंगे, वार्ड मेंबर होंगे। इसकी चुनाव कौन करती है, जनता करती है, पीपल ऑफ विलेज। इसका चुनाव कौन करती है, जनता इन लोगों को चुनती है। जो गांव का प्रधान होता है या फिर चेयरपर्सन कह लो या प्रधान कह लो, और उनके वार्ड मेंबर को कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। अगर जनता चुन रही है तो इसका मतलब प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शन है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह का डायरेक्ट इलेक्शन है। ये एक तरह का क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है। यहां पर आइए ब्लॉक में। ब्लॉक में क्या होता है, इसमें होते हैं चेयरपर्सन और प्लस इनके क्या होंगे, इनके प्लस क्या होंगे, मेंबर, जिनको हम बीडीसी कहते हैं। बीडीसी का मतलब, बीडीसी का चुनाव देखो ना कि गांव में बीडीसी लोग उठते हैं लोग। बीडीसी का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर। अब थोड़ा सा बेटा यहां दिमाग तुम लोग लगाना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी गांव में 20 बीडीसी उठे हुए हैं, 20 सीट ऑफ बीडीसी है। तो इन 20 बीडीसी को कौन, देखो ये सब हर गांव में 20 नहीं होते, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। किसी गांव में मान लो 20 बीडीसी है, इन 20 बीडीसी को कौन चुनेगा, पीपल, जनता चुनती है। लेकिन चेयरपर्सन को कौन चुनेगा, जिसको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख, चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक, इसको कौन चुनेगा, तो ये बीडीसी लोग चुनेंगे। तो एक बात बताओ, ब्लॉक लेवल में चेयरपर्सन का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, जनता तो चुनती नहीं है। लेकिन जो बीडीसी वाले होते हैं इनको जनता चुनती, इसीलिए ये प्रत्यक्ष चुनाव है। ये क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव। सेम चीज जिला परिषद में भी होता है, जिला पंचायत कह लो, जिला पंचायती चुनाव होता है कि नहीं होता है, जिला परिषद कह लो, जिला पंचायत कह लो, है ना। इसको ये जो मंडल वाला इलेक्शन है ये डायरेक्ट में आएगा, कौन सा मंडल इलेक्शन। देखो तीनों तो एक ही साथ होता है ना, जब तीनों तो डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन यहां पर तुम दोनों को चुनोगी, वार्ड मेंबर और चेयरपर्सन को भी। ग्राम प्रधान ही अपने वार्ड मेंबर को देख लेता है कौन कौन हमारा वार्ड मेंबर है, सब हो जाता है। यहां पर जाओगे तो बीडीसी को वोट दोगी। देखो मंडल लेवल में भी तुमने वोट दिया, अब ये मंडल वाले अपने चेयरपर्सन को चुन लेते हैं, अपने ब्लॉक प्रमुख को, जो भी चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन मतलब कई लोग उठे रहते हैं, उनमें से किसी एक को चुन लिया जाता है, वो भी इसी में से उठता है। 20 में से कोई एक उठेगा, जो 20 जीते हुए उसमें से कोई एक दो उठ जाएंगे सब, और जिसको ज्यादा बीडीसी वोट दिए ब्लॉक प्रमुख बन जाता है। जिला पंचायत का भी चुनाव मतलब आप लोग देखिए उसी टाइम होता है। तो इसमें भी क्या होता है, चेयरपर्सन और मेंबर, सदस्य, MEMBER। आप सुने हो ना, जिला पंचायत सदस्य, हाँ, तो वही जिला पंचायत मेंबर, जिला परिषद, जिला पंचायत, है ना। तो जिला पंचायत में भी क्या है, अब ये मेंबर लोगों को कौन चुनेगा, इन मेंबर लोगों को जनता चुनती है। मेंबर लोगों को कौन चुनता है, जनता चुनती है।
लेकिन जो जिला पंचायत का जो चेयरपर्सन होता है उसको कौन चुनेंगे? मेंबर चुनेंगे। तो मेंबर, चेयरपर्सन को जो मेंबर चुन रहे हैं वो इनडायरेक्टली हो गया, लेकिन उनके मेंबर को तो जनता चुन रही है। आखिर बताओ, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रभाव इन पे भी तो जनता का है। इनको वही लोग इनको वही चेयरपर्सन को वही लोग चुन रहे हैं जिनको जनता ने चुना है। यहां भी जनता ताकतवर हुई। तो ये है आपका त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ये आपका त्रिस्तरीय भारत का चुनाव प्रणाली है, ये आपका लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट बेटा बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको एक शब्दों में बताना चाहूं तो आपको ऐसे सुन लीजिए, लोकल गवर्नमेंट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति का केंद्रीकरण, जब शक्ति किसी एक के हाथ में केंद्रित हो जाती है। जैसे यहां पे आप इतने लोग हो, सारी शक्ति मेरे पास है, मैं जो कहूंगा वही चीजें हो रही है, तो कहीं मैं क्या हो जाऊंगा? निरंकुश हो जाऊंगा, एब्सोल्यूटिस्ट हो जाऊंगा, मैं निरंकुश हो जाऊंगा, मैं अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करूंगा। और तब क्या हो, जब मैं अपनी शक्तियों को आप लोगों में बांट दूं कि चलो भैया ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। यहां भी क्या हो रहा है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है 3 हिस्से में। देखो गांव की बात है, लेकिन गांव को भी 3 हिस्से में करके अलग अलग लेवल में चुनाव कराया जा रहा है कि भैया अब देखो, मान लो कोई गांव हो गया, 4-5 गांव मिला के एक मंडल बनता है, और 5-6, 4-5 जैसा भी साइज के हिसाब से मंडल बना के एक जिला पंचायत बनता है। तो ये आपका पूरा का पूरा चुनाव अर्बन लेवल पे 73 अमेंडमेंट हुआ था। किसके लिए? सॉरी, अर्बन कह रहा हूं, रूरल लेवल पे, ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ था? 73rd अमेंडमेंट हुआ था। खासकर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था 1952 में नेहरू जी के द्वारा, उसका भी विकास करने के लिए आपका बलवंत राय मेहता कमेटी ने आपको त्रिस्तरीय का चुनाव दिया था। बलवंत राय मेहता जी ने क्या कहा था? जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में चलाया गया था, उसी का देख करने, उसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, और 1993 से इन चीजों को पूरे देश में लागू किया गया और हर जगह ऐसे ही चुनाव कराए जाते हैं। अब बेटा पूछेगा इंपॉर्टेंस क्या है? अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है, इससे डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। कितनी अच्छी बात है ना, लोकतंत्र, जनता का शासन। तंत्र काम करे या ना करे, पर किसका कल्याण होना चाहिए? लोक का। यही लोकतंत्र है। भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता है, किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, शक्तियां कई लोगों के हाथों में। आप उस समय बेवकूफ बन जाते हैं जब कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में आ नहीं सकता। लोकतंत्र खतरे में वो कहते हैं जो खुद जान जाते हैं कि हम खतरे में हैं। समझ रहे हो? वो समझ जाते हैं कि हम खतरे में हैं, इसलिए जनता को गुमराह कैसे करते हैं? लोकतंत्र। अब जो ये सारी चीजें जान जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जान जाएगा, हमसे कोई आकर कहे लोकतंत्र खतरे में है, आप उस लोकतंत्र को कैसे खत्म कर सकते हैं जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बचपन से सींचा हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी की बुद्धि लगी हुई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शक्ति लगी हुई है, वल्लभ भाई पटेल के नेक इरादे लगे हुए हैं, कठोर हृदय लगा हुआ है, और संविधान में बैठे 399 लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है भारत के संविधान को, जो दुनिया के कोने कोने से लाया गया है। उस लोकतंत्र को आप खत्म कैसे कर सकते हैं? चुनाव होता है, चुनाव लड़ने की सारी क्या होती है? टैक्टिक्स होती है। अब हम आते हैं इसके किस पे? इंपॉर्टेंस पे, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या आपने सीखा? लोकतंत्र को मजबूती मिली। दूसरा इंपॉर्टेंस आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अधिक से अधिक प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। जैसे कि मान लो उस तरफ हम लोग केवल 543 लोगों को लोकसभा में चुनते हैं ना। अगर सोचो
एग्जाम्पल ले लो कि भारत में अगर 500 जिला है, एग्जाम्पल लो केवल, हाँ 500 कितने, 500 कितने, 500 डिस्ट्रिक्ट है भारत में। yes sir तो सोचो, मान लो एक जिला में अगर 20 गांव भी होगा, एक जिला में कितने गांव, 20 गांव, तो टोटल 10,000 गांव हो गए। 10,000 गांव में कितने प्रधान, 10,000 प्रधान, 10,000 चेयरपर्सन, मालूम। तो इतने ज्यादा नेता निकलेंगे, इतने लोगों को हम चुनेंगे, तो सोचो शक्तियां कितने हजार लोगों में बटेंगी। उस तरह तो 543 लोगों के हाथ में थी, हाँ अभी लाखों हजारों लोगों के हाथों में शक्तियां चली गई हैं थोड़ी थोड़ी, और एक अच्छे लेवल पे काम होता है। आपके इस संस्था में देखिए, डायरेक्टर सर के पास अपने पावर है, उन्होंने क्या किया है, अपनी कुछ पावर को प्रिंसिपल सर को दे दिया, कुछ पावर कोऑर्डिनेटर को दे दिया, कुछ पावर पीजीटीज को दिया, टीजीटीज को दिया, पीआरटी को, प्राइमरी लेवल को, सबको दे दिया। इवन आपके मंगरू अंकल के पास भी पावर है, yes sir गेट को बंद कर देना। वो मंगरू अंकल नहीं चाहेंगे तो आप लोग नहीं गेट के बाहर जा पाएंगे, है कि नहीं। मंगरू अंकल के पास शक्ति, yes sir अगर मंगरू अंकल आपसे कहते हैं कि जाओ गेट के अंदर, तुम्हारी हिम्मत है चले जाओ गेट के बाहर, no sir नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो जनता को अधिक से अधिक भागीदारी मिलेगी, किसमें, चुनाव में, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव में। इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, परोक्ष। ये प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। समझ में आ गया। yes sir और आप क्या बोल सकते हैं, सर लोकल एरिया से जो माइंडसेट होगा, लोगों का नीड्स होगा, वो हमारे नीड्स ज्यादा से ज्यादा पूरी हो पाएंगी, लोगों की जरूरतें ज्यादा से ज्यादा पूरी हो पाएंगी। और सबसे अच्छी बात, मूलभूत ढांचा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मेंटेन रहेगा सर। बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा, मूलभूत ढांचा मजबूत होगा। और ये मूलभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ था, याद करिए, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया हूं, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सबसे पहले क्या कोर्ट ने कहा था, आप संविधान में परिवर्तन करिए, पर याद रखिएगा संविधान का क्या नहीं बदलना चाहिए, बेसिक। जो मन करे वो संविधान में तुम बदलाव करो, जो मन करे वो बदलाव करो, पर सुप्रीम कोर्ट की नजर में संविधान का मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, संविधान कैसे खतरे में आ सकता है? कुछ भी तुम करोगे तुरंत हो जाएगा। देखिए भैया, मूलभूत ढांचा गड़बड़ा रहा है, हम आपके संविधान को नहीं बनाए हुए इस कानून को नहीं मानते हैं, लो कैंसिल हो गए। और जब कैंसिल हो गया तो कानून ही नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया सबको। और बिल्कुल जिस तरह रूरल लेवल में 73rd अमेंडमेंट किया गया था, उसी तरह अर्बन लेवल में 74th भी किया गया 1993 में, सेम डेट में। उसमें क्या किया गया था, अर्बन लेवल में बनाया गया म्यूनिसिपैलिटी। आप लोग गोरखपुर देखे ना, गोरखपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन है, वो म्यूनिसिपैलिटी है ना गोरखपुर की, कचरा उठाना, साफ करना। तो इसमें भी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है। और इसमें चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है, इसमें चेयरपर्सन को कहा जाता है मेयर। चेयरपर्सन 74th अमेंडमेंट में क्या किया गया, इसको थोड़ा रफ कर दे बेटा, इसको अच्छे से रफ कर देना है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्लस से पेज चेंज हो जाता है ना, हाँ चलिए, सॉरी गड़बड़ हो गया। देखो ध्यान से, उसके बाद क्या किया गया, 74th अमेंडमेंट लाया गया। कब लाया गया, 1993 में। ये किसके लिए था, अर्बन या रूरल? अर्बन के लिए। 73rd किसके लिए था, ग्रामीण लेवल के लिए। इसमें क्या कहा गया कि म्यूनिसिपैलिटी होगी, म्यूनिसिपैलिटीज होगी। इसमें कौन होगा, इसमें मेंबर होंगे प्लस चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन को कौन चुनेगा, मेंबर चुनेंगे। मेंबर को कौन चुनेगा, जनता चुनेगी, जनता चुनेगी। परिषदी का चुनाव होता है ना शहर वगैरह में, जनता चुनती है। और ये जनता किसको चुनता है, चेयरपर्सन को। और इसके चेयरपर्सन को क्या कहते हैं हम लोग, मेयर। महापौर शायद कहा जाता है, हिंदी में महापौर कहा जाता है।
ये शहरी लेवल में शहर का विकास करते हैं, साफ सफाई, कहीं कूड़ा तो नहीं है, कहीं डेंगू वाले मच्छर तो नहीं घूम रहे हैं, शहर में बिजली वगैरह की व्यवस्था सही है, पानी वगैरह सही से जा रहा है कि नहीं सबके घर घर में, समझ में आ रहा है। तो ये आपका है भारतीय संविधान का 73rd और 74th अमेंडमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपका लोकल गवर्नमेंट चैप्टर समाप्त होता है, साथ ही साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी खत्म होता है, ठीक है ना। बाकी जो है उसका आप लोग फाइलिंग कर लीजिएगा और 73rd और 74th अमेंडमेंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।